नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहले और प्रमुख खबर, आज की सबसे बड़ी खबर पर, जहां इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला इस वक्त किया गया है। जी हां, क्या है ये हमला, किस तरीके से ये हमला किया गया है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज कनिष्क त्रासदी के 40 साल पूरे हुए हैं। आखिर कनिष्क त्रासदी क्या है, कैसे किस तरीके से इस विमान पर हमला हुआ था, कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई, तो बताएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है रेलवे से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब रेलवे में अपराध किया तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ, ये एक नई चीज़ें इस वक्त सामने आई है। एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में इन तमाम चीज़ों पर सहमति बनी। आखिर कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से इसमें शामिल की गई, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबर के साथ, जहां इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। आज 11वां दिन है और इस जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। जहां एक और इस जंग के कारण दोनों देशों को जान और माल का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस जंग का असर दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है, फिर चाहे वो तेल के दामों को लेकर हो या फिर शेयर मार्केट। और इसी बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की धमकी देते हुए कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इजराइल लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो वहीं आज व्हाइट हाउस में इसको लेकर के एक हाई लेवल बैठक भी होनी है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल वर्सेस ईरान जारी है, जहां ट्रंप भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो जी हां, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां ईरानी सेना प्रमुख अमीर हतामी ने इस वक्त ट्रंप को चेतावनी दी और कहा है कि हर बार की तरह अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब इस बार भी दिया जाएगा। इस तरीके का ये बयान इस वक्त सामने आया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इजरायली जेट्स का ईरान के सैन्य ढांचे पर हमला जो हुआ है अभी हाल ही में, उसको लेकर भी इस वक्त जवाब सामने है। ईरानी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने का दावा इस वक्त किया गया है, जहां ईरान ने भी इजराइल के ड्रोन को मार गिराने की बात कही है। इजरायली सेना ने भी ड्रोन गिरने की पुष्टि साफ तौर पर कर दी है। तो ये हमला जो है वो इस वक्त जंग लगातार जारी है और इन सभी संघर्ष के बीच में अगर हम देखें तो अमेरिका इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किस तरीके से हमेशा एक्शन मोड में है अमेरिका, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में आज हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप उसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक आज करते हुए नजर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ईरान से जारी इस तनाव पर, अगली रणनीति पर सीधे तौर पर आज की इस अहम बैठक में मंथन होगा। देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति अमेरिका आगे आने वाले समय में बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इजरायली ड्रोन ईरान की एयरफोर्स पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार 11वें दिन भी ताबड़तोड़ हमले इस वक्त दोनों देशों की तरफ से जारी हैं। आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं ईरान और इजराइल दोनों ही देशों की तरफ से, जहां ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से भीषण ये ड्रोन हमला किया गया है। 15 लड़ाकू विमान, कई हेलीकॉप्टर और एक ईंधन विमान भी इसमें तबाह हो चुका है। इसके साथ ही रनवे, बंकर और अन्य जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सीधे तौर पर निशाना इस बीच इजराइल की तरफ से बनाया गया। आपको बता दें कि ईरान के F-14, F-5 और AH-1 कॉम्बैट जेट को काफ़ी नुकसान इन हमलों में पहुंचा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि ईरान की टेक ऑफ क्षमता पर बड़ा असर पड़ा है। ईरानी वायुसेना के ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ सकती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नंदिता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। नंदिता, सीधे तौर पर आज 11वां दिन और 11वें दिन भी ये हमले लगातार जारी है। अमेरिका की एंट्री हो ही चुकी है इसमें, लेकिन खास तौर पर हम देखें तो दोनों देशों को जान और माल का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में व्हाइट हाउस में आज इस पूरे तनाव की जो स्थिति है उसको लेकर अहम बैठक भी होनी है और आगे की रणनीति पर मंथन होगा। नंदिता।
जी शुक्रिया कृतिका। बात ये है कि ये जो 10 दिन से लड़ाई चल रही थी वो ईरान ने नहीं शुरू की थी, लेकिन इजराइल ने ये कहकर कि हमें इससे एक थ्रेट है परमाणु वेपन का, जो कि IAEA खुद कह चुकी है कि ईरान के पास कोई क्षमता नहीं है परमाणु बम की। उसके बावजूद ईरान पर जो 10 दिन से अटैक हो रहे हैं उसमें एक ऐसी वजह थी कि अमेरिका को इजराइल बहुत मिन्नत कर रहा था कि आप भी इस लड़ाई में शामिल होइए, क्योंकि नतान्ज और इस्फहान और बाकी जो सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उन पर तो इजराइल बमबारी और मिसाइल से हमला कर चुका था, लेकिन जो फोर्दो की न्यूक्लियर एनरिचमेंट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है उस पर इजराइल हमला करने में इसलिए नाकाम था क्योंकि वो पहाड़ों के नीचे पड़ती है और करीब 80 से 90 मीटर की बिल्कुल दबी हुई है जमीन के अंदर। इसीलिए इजराइल के पास वो साधन नहीं थे कि उसको तबाह किया जा सके, और ये साधन सिर्फ अमेरिका के पास है, यानी कि वो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो कि 30,000 पाउंड वजन का बॉम्ब है, जो कि जमीन के अंदर घुसकर और फिर फटता है। उसके अंदर एक डिले फ्यूज है, इसलिए उसकी जरूरत थी, और उसको डिलीवर करने वाला, उस पेलोड को डिलीवर करने वाला सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है। तो इसलिए इजराइल तो कोशिश कर ही रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल हो जाए। जैसे कि आप जानती ही हैं कि अमेरिका और इजराइल आज से नहीं बल्कि कई दशकों से उनका साझेदारी है, उनकी मिलिट्री पार्टनरशिप है, और दोनों एक दूसरे के एलाइज भी हैं, हर एक तरीके से मंच पे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो अमेरिका की हरी झंडी या ग्रीन लाइट बोल लीजिए, उसके बाद ही इजराइल ने 10 दिन पहले ये अटैक ईरान पर उसकी मिलिट्री सिविल साइंटिस्ट पर किया था। और अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है, कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं, पीट हेगसेथ, और उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हैं, जनरल डैन केन, उन्होंने ये बताया था कि सारे ऑपरेशन की जो डिटेल्स थी वो दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल तैयार है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक वन ऑफ मिशन था, और अगर ईरान इसका बदला लेता है तो उस और भी टारगेट्स हैं। और जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी स्पीच में 2 दिन पहले कहा था कि हमारे लिए ये बहुत आसान होगा उसको निकालना, लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड और अंतर्राष्ट्रीय लॉ के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से बहुत ही क्रिमिनल एक्ट है, जो ईरान के लोगों पर, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर, उनकी मिलिट्री लीडरशिप पर और उनके पीसफुल, जिसको वो कहते हैं कि सिर्फ पावर जनरेशन के लिए उनका यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर हमले किए गए हैं। कृतिका, इसके साथ ही नंदिता, अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं, यूएनएससी में हाल ही में बैठक हुई ईरान के इस पूरे मुद्दे को लेकर के, खासतौर पर जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, जिसको लेकर अमेरिका पर हमलावर होता हुआ कहीं ना कहीं चीन और रूस इस वक्त नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर जो हमले किए अमेरिका ने उसकी कड़ी निंदा की है, और साथ ही कहा कि कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार किसी भी चीज का हल निकालने के लिए बल का ही इस्तेमाल हो। देखिए कृतिका, मैं अपने शब्दों को मिन्स नहीं करूंगी। मैं साफ साफ आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन आज से नहीं, यूएनओ जो है वो कई दशकों से बहुत ही इनफेक्टिव हो गया है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है। जब आप जानती हैं कि 2003 में इराक पर ये झूठा बहाना करके कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की कोई परवाह नहीं की, यूएनओ की, और वो और ब्रिटेन ने इराक के ऊपर हमले किए अनप्रोवोक्ड और तबाह कर दिया उस देश को। अभी पिछले 20 साल से ज्यादा से वहां पे सेक्टेरियन वायलेंस रहा है। लिबिया में उन्होंने यही किया, कोई यूएन का अप्रूवल नहीं लिया। तो यूएन की एक यही वो वजह रह गई है कि वहां कड़ी निंदा और दे अर्ज रिस्ट्रेंट और दोनों पार्टीज को पीसफुल डायलॉग के लिए करना, ये सारी उनकी बातें हैं। हालांकि मैं आपको ठोस जो जमीन पर बात है, जो आज आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी ये कहा कि ये पूरे मिडल ईस्ट को और उस पूरी रीजन को और ज्यादा वायलेंस के
स्पाइरल में डाल देगा। पहले ही आप जानती हैं इजराइल ने गाजा पर जंग छेड़ रखी है, वहाँ पे 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो सिविल हमास के लोग नहीं हैं, सिविल लोग हैं, जहाँ भुखमरी में है। लेबनान में हिजबुल्ला पर लड़ाई छेड़ रखी है और अब ईरान पर भी लड़ाई छेड़ दी है। आप रूस और चाइना की बात करें तो इसमें पूरा एक इन दोनों को फर्क पड़ता है। हालांकि आप जानती हैं कि ईरान, रूस और चाइना दोनों का ही एलाय है। ईरान की तो रशिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, जो इसी साल जनवरी में साइन की थी प्रेसिडेंट पुतिन और उनके प्राइम मिनिस्टर मसूद पेजेश्कियान ने। लेकिन इसमें सेल्फ डिफेंस का क्लॉज नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 दिन पहले ही साफ किया था। लेकिन रशिया के लिए ये बहुत ही गहरा धक्का है, क्योंकि उनका मिडिल ईस्ट में जो एक पिवट था, उसके अंदर सीरिया बहुत ज़रूरी था, और उसके अंदर पिछले साल दिसंबर में प्रेसिडेंट बशर अल असाद का जो तख्ता पलट किया गया तहरीर अल शाम ने, उसके बाद उसकी कोई वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। और अब ईरान जो उसका एलाई था, जो उसका साथी था, पार्टनर था इस रीजन में, उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा युद्ध के बादल क्या बिल्कुल अटैक हो रहा है, उस पर युद्ध किया जा रहा है। दूसरा, आप जानती हैं कि चाइना जो है उसका 15% क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ईरान से आता है। और अगर ईरान ने अभी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर अब्बास अरागची हैं, उन्होंने भी इस्तांबुल में कल कहा था कि अमेरिका इसको जो अब इसके रैमिफिकेशंस होंगे, जो इसका रिटेलिएशन ईरान करेगा, उसके लिए सोनली अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका के इस रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट में 40 से 50 हज़ार ट्रूप्स हैं, जो यूएई, कतर में इनका सबसे बड़ा बेस है, जिसमें 10 हज़ार ट्रूप्स हैं, और यहाँ पे इनके फाइटर बेसेस, लॉजिस्टिकल बेसेस मौजूद हैं। तो और कहा है कि अमेरिका को इसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे, उसके लिए वो तैयार रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 23 जून 1985 की तारीख भारतीय और कनाडाई इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों में दर्ज है। इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क, जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही थी, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 45 मिनट पहले ही हवा में ब्लास्ट हो गई। अब इस भीषण बम धमाके में फ्लाइट में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। इन यात्रियों में ज्यादातर कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक थे। ये अब तक की सबसे भयावह एविएशन त्रासदी में से एक है, जिसे कनाडा ने झेला है। और माना जाता है कि यह हमला 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया में किया गया था। आज इसे 40 साल पूरे हो गए हैं, पर जख्म अभी भी गहरा है। ये विस्फोट आखिर कैसे हुआ और फिर क्या कार्रवाई की गई, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी पर पीड़ितों को आज नमन किया है। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो कनिष्क त्रासदी की आज 40वीं बरसी है, और इस 40 साल पूरे होने पर जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है वहां पर पहुंच करके और सभी पीड़ितों को नमन करते हुए नजर आए। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया हरदीप सिंह पुरी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, और उस दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें सामने आई। प्रतिनिधिमंडल में कई राज्यों के विधायक भी इसमें शामिल हैं, तो इसमें कई सारे ऐसे विधायक भी इसमें शामिल हैं, कौन कौन से वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही कॉर्क स्थित अहाकिस्टा मेमोरियल पर पीड़ितों को ये श्रद्धांजलि दी गई है, और इस दौरान जो इजराइल के जो वहाँ के प्रधानमंत्री कनाडा के, वो भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज जब ये श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इसके साथ ही इस दौरान हरदीप सिंह पुरी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। With deep sorrow and heavy hearts, to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985. Exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by such actions through terror.
तो 329 लोगों की इसमें मौत हुई थी और उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, नमन करते हुए नजर आए हरदीप सिंह पुरी। लेकिन इसी के साथ ही ये त्रासदी आखिर कैसे हुई थी, एक नजर वो उस पर डाल लेते हैं। 23 जून 1985 को कनाडा से भारत ये फ्लाइट आ रही थी, लेकिन इसी बीच एयर इंडिया की फ्लाइट 182 लंदन के रास्ते भारत आ रही थी। लंदन के रास्ते होते हुए कनाडा से इसे भारत आना था और इस विमान में 307 पैसेंजर्स थे और साथ ही 22 क्रू मेंबर्स भी इस विमान में सवार थे। इस विमान के कैप्टन ने आयरलैंड में एंट्री के लिए जैसे ही अनुमति मांगी, ये अनुमति मांगने के तुरंत बाद ही अगर हम देखें तो ये इसमें एक विस्फोट होता है। 45 मिनट की दूरी पर वहां से लंदन था, मात्र 45 मिनट की दूरी पर, और 31,000 फीट की ऊंचाई पर उस वक्त ये विमान था जब इस विमान में एक जोरदार धमाका होता है। इसके साथ ही धमाके के जैसे ही इसमें धमाका होता है तो विमान में कई जगह पर एक तरह से हम देखें तो कई सारी दरारें उसमें पड़ जाती हैं और धमाके के कारण विमान में बीच में ही एक बड़ा गड्ढा भी हो जाता है और इस गड्ढे में से ही लोग नीचे गिरने लगते हैं, सामान भी और लोग भी। कुछ ही देर में समुद्र में ये विमान समा जाता है पूरी तरह से और जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है तो रेस्क्यू टीम को समुद्र के चारों ओर सिर्फ तेल और बिखरे हुए शव वहां पर नजर आते हैं। अब सोचिए कि इस विमान में 339 लोग सवार थे, लेकिन केवल 141 शव ही वहां से बरामद हो पाए इस धमाके के बाद में। मरने वालों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। इसमें धमाके के पीछे हालांकि बताया जा रहा है कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों का हाथ था। लेकिन इसके साथ ही इस विस्फोट के बाद में कनाडा सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर कनाडा सरकार ने जांच आयोग नियुक्त कर दिया, जिस पर आयोग ने कहा कि एजेंसियां खतरे की गंभीरता को समझने में पूरी तरह से विफल रही हैं। आयोग ने इस बात को पुष्टि की है। साथ ही आयोग ने कहा कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की निगरानी अप्रभावी रही है, जो काम उन्हें करना चाहिए वो पूरी तरह से वो नहीं कर पाए। मामले में एकमात्र दोषी ठहराए गए इंद्रजीत सिंह रियात, सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी इस पूरे धमाके में ठहराया गया है। 20 साल सजा जेल में सजा काटने के बाद में 2016 में कनाडाई जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। 20 साल उन्होंने सजा काटी, लेकिन इसके साथ ही जो उनके बाकी साथी थे वो कहीं ना कहीं सबूतों की कमी के कारण वो सभी बच निकलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि विस्फोट से पहले टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर भी 2 बैगेज हैंडलर वहां पर मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियों ने बिल्कुल कोई नजर और साथ ही गंभीरता नहीं दिखाई। और अगर पहले ही समय रहते गंभीरता दिखाई जाती तो शायद इतना बड़ा ये हादसा या यूं कहें कि ये धमाका नहीं होता। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विशाल, अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई। इस वक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद है और श्रद्धांजलि सभी पीड़ितों को दी गई इस कनिष्क विमान हादसे की। आज का जो दिन है ये याद दिलाता है किस तरह से आतंकवाद के जख्म कितने गहरे होते हैं और 40 साल बाद भी आज भी वो जख्म हरे हैं। आज भी अटलांटिक के अंदर उन 329 लोगों की आत्मा जो है वो चिल्ला कर ये बोल रही है कि उनका क्या कसूर था। जैसे कि आपने सुना केंद्रीय मंत्री को जो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, उनसे छीन लिया गया। और अफसोस की बात यह है कि जो कनाडा की रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस है उसने उस मास्टरमाइंड का भी पता लगा लिया था जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई, जिसने 1 हफ्ते पहले आतंकवादियों के साथ एक बॉम्ब टेस्टिंग करी थी। लेकिन वो इंसान को बिना ही उस इंसान को ना तो आइडेंटिटी रिवील की गई, ना ही उस इंसान को कोई चार्जेस फेस करने पड़े और उस इंसान की मौत भी हो गई, जिसको अब गुमनामी में उसका नाम मिस्टर एक्स रखा गया है। ये रॉयल माउंटेड कैनेडियन पुलिस के हवाले से ये बताया गया है। और आज जब हमारे केंद्रीय मंत्री ने जब आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, भारत के रुख को सामने रखा, तो एक बात तो पूरी दुनिया के सामने साफ़ हो गई है कि भारत जो है वो धर्म आधारित आतंकवाद पे विश्वास नहीं रखता है। आतंकवाद के लिए भारत में ज़ीरो टॉलरेंस है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली 2014 से। और इसके अलावा अगर हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस मौके पर जाते हैं तो एक साफ संदेश जाता है कि सिख समुदाय का सो कॉल्ड खालिस्तान आतंकवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। और आज केंद्रीय मंत्री ने कनाडा से कहा कि आइए हम अपने रिश्तों को और भी प्रगाढ़ करें, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाई है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और इसके साथ ही उनके साथ आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन भी थे और इसके अलावा कनाडा के मंत्री भी शामिल थे। और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन है जो भारत ने भेजा, जिसमें 7 MP और MLAs शामिल थे।
तो ये एक साफ संदेश भारत ने दिया कि पहलगाम हो, चाहे 26/11, चाहे 9/11, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद का ना कोई चेहरा है और ना कोई मिशन है। आतंकवाद का एक ही मिशन है और वो है मानवता को घायल करना, मानवता की आत्मा पर हमला करना। इसके साथ ही विशाल, अगर हम देखें तो इस पूरे मामले के बाद में जब आयोग का गठन किया गया तो उस आयोग ने कई सारी चीज़ें भी सामने लाई और बताया कि एजेंसियां अगर ढंग से काम करती तो शायद ये चीज़ नहीं होती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। रेलवे में अगर अब अपराध किया तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ, एकीकृत रणनीति के जरिए अब अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है और रेलवे को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। दरअसल रेलवे सुरक्षा बल के तत्वाधान में आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 6ठा अखिल भारतीय सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन द्वारा भारतीय रेलवे पर अपराध नियंत्रण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए और लाखों रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक ठोस प्रयास की पहल की गई। इस सम्मेलन में क्या कुछ रहा खास, जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे में अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति। तो रेलवे में अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति इस वक्त अब अपनाई जाएगी। अपराध पर नकेल कसने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ये रणनीति, जिसमें साफ तौर पर हम देखें तो खुफिया जानकारी साझा करने और साथ ही समन्वित संचालन पर सीधे तौर पर अब फोकस रहेगा। इसके साथ ही एफआईआर एकीकरण से यात्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा किस तरीके से ज्यादा की जा सकती है, साथ ही अंतर्राज्यीय अपराध से मुकाबले के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी अहम कदम उठाए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरपीएफ महानिदेशक का राज्यों से उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जीआरपी की समन्वित कार्रवाई की जाए। आरपीएफ और जीआरपी की इसके साथ ही 6ठा अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में कल संपन्न हुआ, जहां अपराध नियंत्रण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के तमाम प्रयासों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा में सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। ठोस प्रयास की पहल हुई, साथ ही चोर धोखेबाजों के आम हथकंडों से निपटने के लिए भी अब अभियान तेज होगा। शिक्षित करने के लिए यात्री जागरूकता, साथ ही अभियान में आए तेजी और साथ ही पोर्टल पर दर्ज यात्री संपत्ति चोरी की शिकायतों को एफआईआर में बदलने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्रग तस्करों और तस्करों द्वारा परिसरों के दुरुपयोग पर भी चर्चा इस सम्मेलन में की गई है। और इसी पर आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। रेलवे में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए तथा अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पूरे देश में जितने भी जीआरपी के राज्य प्रमुख हैं और रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि इंटर स्टेट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपसी तालमेल को बढ़ाना है। इसी तरह से एफआईआर चाहे कहीं भी दर्ज हो, उसको जिस स्थान पर घटना घटित हुई है वहाँ के जीआरपी द्वारा संधान किया जाएगा और अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। तो जो भी अपराधी होंगे रेलवे में, उनके किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको लेकर ये सम्मेलन का आयोजन हुआ और साथ ही इस सम्मेलन में चर्चा की गई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश राज, सीधे तौर पर अब अगर कोई भी अपराधी अगर रेलवे में अपराध करता है तो अब उसकी खैर नहीं होगी, सीधे तौर पर एक रणनीति इसको लेकर के बनाई गई है। अब देखिए, निश्चित तौर पर जीआरपी और आरपीएफ दोनों के सहयोग से भारतीय रेल हमेशा से अपराध को नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा है और आपने देखा होगा कि कई बार चलती ट्रेन में छेड़खानी जैसी घटनाएं जब घटती हैं तो आरपीएफ या जो जीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ इन घटनाओं से निपटते हैं। और भारतीय रेल की ये कोशिश है कि जीरो एफआईआर, जैसे जीरो टॉलरेंस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर करते रहे हैं, उसी तरह भारतीय रेल जो है वो जीरो एफआईआर की बात करती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जीआरपी और आरपीएफ के जो तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों ने 6ठा
सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया विज्ञान भवन में, जिसमें आरपीएफ के डीजी मनोज यादव और जो रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी हैं और चेयरमैन हैं सतीश कुमार, उन्होंने उसमें शिरकत किया, अपना संबोधन दिया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो रेलवे के कर्मचारी हैं या जीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि अमूमन जब घटनाएं घटती हैं तो सीमांकन को लेकर कि अमुक घटना जहां पर घटी है वो किस थाने में आता है उसको लेकर कई बार विवाद होते हैं और जो पीड़ित परिवार के लोग होते हैं उन्हें कई बार सफर करना पड़ता है और उन्हें भटकना पड़ता है। अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो कहा जाता है कि ये इस थाने की घटना नहीं है, उस थाने की घटना है, और ऐसे में लोगों को चक्कर काटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए यह सम्मेलन जो है आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। और रेलवे के जो जवान हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं, वो ट्रेन के भीतर कैसे मुस्तैदी से साथ रहे, नशाखुरानी गिरोह किस तरीके से लोगों को बचाने का काम करे, प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के भीतर रेलवे के जो मुसाफिर हैं उनकी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया है। और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में और भी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ भारतीय रेल मुसाफिरों की सुरक्षा और संरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य ही यही था कि यात्रियों की सुरक्षा जो है उसे सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अब रेलवे की तरफ से ये सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में रणनीति बनाई गई, साथ ही कई सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई कि कैसे यात्रियों को और ज्यादा सुरक्षा दी जा सकती है, उनकी जो मुश्किलें हैं, अपराध हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात आपसे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ न्यूज पंच के जरिए। तब तक के लिए नमस्कार।